नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जिन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही ज्यादा है इंपॉर्टेंट। और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों समरूपता अध्याय प्रश्नमाला 11.2 और उसके अंतिम 3 प्रश्न दोस्तों 8 प्रश्न संख्या 8, 9 और 10। और आज हमारी 11.2 है जो कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आपने हमारे समरूपता अध्याय से संबंधित पिछली वीडियोज है वो अगर नहीं देखी है तो उन सभी की लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। लेकिन उन सभी वीडियो में दोस्तों थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का जो विलोम है वो जो वीडियो थी या वो जो चैप्टर था वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था इस प्रश्नमाला 11.2 के लिए। यानी पहले इस प्रश्नमाला को करने से पहले उस वीडियो को दोस्तों जरूर देखिएगा, क्योंकि उसे समझने के बाद आपको यह प्रश्नमाला समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। इस प्रश्नमाला का 8वां प्रश्न दोस्तों देखिए, त्रिभुज एबीसी की भुजा AB पर। ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें एक त्रिभुज है, जैसे हमने बना दिया, मान लीजिए ये एक त्रिभुज, ये बन गया अपना त्रिभुज ABC दोस्तों। यहां लिखा है कि भाई त्रिभुज एबीसी की भुजा जो AB है, ये रही AB भुजा। इस AB भुजा पर D और E दो ऐसे बिंदु स्थित हैं, यानी इस पर 2 बिंदु लगे हुए हैं। एक तो है D और एक बिंदु लगा हुआ है दोस्तों E, हमने भी अंकित कर दिया। ऐसे 2 बिंदु स्थित है कि AD बराबर BE, यानी A से लेकर D तक ये जो टुकड़ा है वो, और B से लेकर E तक का ये जो टुकड़ा है ये दोनों ही बराबर है। ये प्रश्न में बोला गया है। आगे, यदि DP समांतर BC, यानी इस D से एक रेखा है DP जो इस त्रिभुज की भुजा BC के समांतर है। चलिए दोस्तों, हमने DP खींच दी, ये DP इस BC के क्या है, समांतर। और अगर ये समांतर है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या लग जाएगा, थेल्स प्रमेय। यानी किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटने वाली रेखा यदि त्रिभुज किसी एक भुजा के समांतर हो तो वह रेखा उन 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। यही तो अपना थेल्स प्रमेय है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, EQ समांतर AC, यानी ये रहा E और E से निकली रेखा EQ वो AC के समांतर है। ये रही देखो दोस्तों AC, तो ये हमने खींच दी EQ, ये EQ क्या हो गई, इस AC के समांतर। चलिए तो सिद्ध कीजिए PQ समांतर AB। सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया वो लिखते हैं कि क्या क्या प्रश्न के अंदर दिया गया है। तो हमें ये दिया गया दोस्तों कि त्रिभुज ABC की भुजा AB पर 2 बिंदु D व E इस प्रकार स्थित है कि, अब किस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि AD बराबर हो गया BE। चलिए ये प्रश्न में दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए और क्या दिया गया है, और दिया गया है कि यदि DP समांतर BC और EQ समांतर AC, ये भी प्रश्न में दिया गया है। तो दोस्तों इन दी गई चीजों को लेकर हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ध्यान से देखिएगा। सिद्ध करना है कि ये जो PQ है वो समांतर है किसके, AB के। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को काटने वाली रेखा किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर हो वह थेल्स प्रमेय लगेगा। लेकिन यहां पे देखिए अंत में PQ समांतर AB, यानी PQ कहां रहा, ये रहा P, फिर उसे किससे मिलाएंगे, Q से। ये रेखा इस त्रिभुज की भुजा AB के समांतर है या नहीं, ये हमें सिद्ध करना है। जरूर सिद्ध करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि समांतर आपको सिद्ध करना है वह थेल्स प्रमेय नहीं, थेल्स प्रमेय का विलोम लगेगा। और विलोम ये कहता है कि वो रेखा त्रिभुज AB, यानी कोई भी त्रिभुज है, उसकी एक भुजा के समांतर हो जाएगा। कब होगा, जब वो रेखा त्रिभुज की उन 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगा तो ही होगा। चलिए शुरुआत करते हैं दी गई चीजों से, उन्हीं से हमें सब कुछ ज्ञात करना है। तो हमने क्या देखा, इस त्रिभुज के अंदर ये D और E एक ही भुजा पर स्थित है और टुकड़े दोनों बराबर, इससे तो हमें कोई सिद्ध होने वाला नहीं। लेकिन यहां देखिए DP समांतर BC,
हम ये चीज लेते हैं। चलिए त्रिभुज ABC में DP समांतर क्या है दोस्तों, BC। ये जो DP है वो BC के समांतर है। और जब भी ऐसी कोई चीज आपको दिख जाती है वहां सीधा क्या लगा दो, अपने थेल्स भैया का थेल्स प्रमेय। चलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि वो जो रेखा है, बाकी सबको भूल जाओ, सिर्फ त्रिभुज को देखो और ये जो काटने वाली रेखा DP है ना, केवल उसको देखो। E को भूल जाओ, Q को भूल जाओ, हमें इन दोनों रेखाओं के बीच में कोई जरूरत नहीं, केवल DP को देखो। तो DP क्या कर रही है, इस AB और AC को D और P पर काट रही है। तो इधर का अनुपात और इधर का अनुपात बराबर हो जाएगा। ध्यान रखें दोस्तों, त्रिभुज की भुजा के समांतर होते ही ये अनुपात आप बराबर कर लो। तो AD बट्टे हो गया DB, AD बट्टे DB, कोई दिक्कत नहीं, AD बट्टे DB और बराबर में दोस्तों AP बट्टे PC। चलिए हमने लिख दिया AP बट्टे PC और कुछ भी नया काम नहीं करना है, इसे लगा दे समीकरण नंबर 1। चलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे देखिए क्या करना है, और दिया गया है EQ समांतर AC। अब इसको ले लो कि EQ समांतर AC, अगर प्रश्न में दिया गया और भी है ना, अगर EQ समांतर AC है तो वहां भी क्या लग जाएगा दोस्तों, थेल्स प्रमेय। हमें पता है कि इसमें से एक रेखा है जो त्रिभुज की दो भुजाओं को काट रही है और काटेगी, तो लगा दो थेल्स प्रमेय। चलिए यहाँ पे आते हैं वापिस, ये रही EQ। तो अब कैसे क्या करेंगे दोस्तों, P को D को सबको भूल जाओ, केवल त्रिभुज को देखो और EQ को देखो। ये क्या कर रही है, ये भी दोस्तों त्रिभुज की दो भुजाओं को काट रही है और एक भुजा के क्या है, समांतर, जो प्रश्न में दिया गया है। तो यहां से जिसको भुजा काट रही है, अब देखिए D और P किस भुजा को काट रही थी, AB और AC को। तो AB के दो टुकड़े, AC के दो टुकड़े। अब यहां से देखिए ये काट रही है, तो देखिए BA इस भुजा के भी दो टुकड़े और BC इस भुजा के भी दो टुकड़े कर दो। चलिए हम BA के भुजा के करते हैं, तो क्या होगा, BE बट्टे EA। ध्यान रखिए दोस्तों, ये हो गया BE बट्टे EA बराबर, वापस यहाँ BQ बट्टे QC। चलिए BQ बट्टे QC, इसे हम समीकरण नंबर 2 लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे दोस्तों, देखिए हमने क्या देखा कि भाई यहां पे भी अनुपात बराबर, वहां पे भी अनुपात बराबर, लेकिन इन दोनों का कोई मेल नहीं। देखिए ये AD बट्टे DB इसमें कहीं पे भी नहीं है, इसमें AP बट्टे PC इसमें कहीं नहीं है, ये अनुपात इसमें नहीं, ये अनुपात इसमें नहीं, तो मेल नहीं हो रहा है ना। अब मेल नहीं होगा तो फिर हम ये सिद्ध कैसे करेंगे, PQ समांतर BC, क्योंकि PQ समांतर ये AB करने के लिए, सॉरी PQ समांतर AB है, PQ समांतर AB करने के लिए इस PQ के द्वारा इस भुजा के जो दो टुकड़े हो रहे हैं, कौन, AP बट्टे PC वो इसमें पड़ा, और इस तरफ BQ बट्टे QC वो इसमें पड़ा। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो ये समांतर हो सकती है, लेकिन इन दोनों को बराबर होने के लिए इसमें कोई चीज एक जैसी भी तो होनी जरूरी है। तो वापस आए, दिया गया के अंदर क्या लिखा है, AD बराबर BE। यहां देखिए दोस्तों AD बराबर BE, मतलब ये जो BE है और ये जो AD है वो दोनों क्या है, बराबर। तो इसको तो मैंने नंबर 1 लगा दिया, इसको छोड़ दो, इसमें ऐसा कुछ परिवर्तन करो कि ये दोनों पूरा अनुपात बराबर हो जाए इसके, फिर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। चलिए हमने क्या देखा कि भाई BE और AD बराबर है, जो प्रश्न में दिया गया है। हम इसके टुकड़े करते हैं, क्या करते हैं, देखिए यहां हम लिखते हैं कि भाई BE बराबर, या देखिए BE बराबर AD प्रश्न में दिया गया है। इस चीज को काम में लेते हैं और सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। चलिए करते हैं, BE की जगह पे हमने लिख दिया AD, कोई दिक्कत नहीं, बट्टे। यहां देखिए ऊपर तो चलिए समानता हो गई, बट्टा में DB है, बट्टा में E है, यहां पे समानता नहीं है। तो जाते हैं वापस चित्र के अंदर, EA कहां लिखा है, E यहां से लेकर यहां तक गए A, ये रहा दोस्तों देखो EA। हमने क्या देखा कि सर EA को अगर मैं लेता हूं तो इसके दो क्या हो रहे हैं, टुकड़े। कौन कौन से टुकड़े हो रहे हैं, AD और DE। यहां देखिए इसके टुकड़े कर दिए हमने, AD प्लस क्या कर दी, DE। चलिए हमने कर दिया AD प्लस DE, इसके दो टुकड़े कर दिए और बराबर में DQ बट्टे QC तो है ही। चलिए हमने क्या किया, ये ऊपर वाला जो है वो दो AD और BE दोनों बराबर है ना, तो BE को हटाया, उसकी जगह पे AD लिख दिया, क्योंकि दोनों बराबर है, किसी को भी रखो सही होगा। तो हम उसके समीकरण नंबर 1 से बराबर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। चलिए कर दिया। फिर हमने क्या देखा कि ऊपर हमने BE के स्थान पर क्या रख दिया, AD, इस AD को AD रहने दो, बट्टे इस EA के हमने जो दो टुकड़े किए हैं उसमें जो दो टुकड़े आए AD प्लस क्या है, DE। अब यहां ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्या करना है हमें DB का निर्माण करना है। DB क्यों निर्माण करना है, DB, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये पूरा अनुपात
और ये जो यहाँ बन रहा है वो पूरा अनुपात अगर समान हो गया तो ये दोनों भी आपस में समान हो जाएंगे। और समान करने के लिए हमने EA, ये जो है ना EA, इसके दो टुकड़े कर दिए, AD प्लस ये DE। लेकिन हमें अब ये नीचे वाला बनाना है, क्या, DB, ये D से लेकर B तक ये बनाना है। तो ये जो टुकड़ा है क्या, ED, वो तो ED या DE इसके अंदर है ही। ये अगर BE हमें प्राप्त हो जाए तो हमें पता है कि AD और ये BE दोनों क्या है, बराबर। तो अब यहां क्या करेंगे, AD के स्थान पर क्या लिख देंगे दोस्तों, BE लिख देंगे, और प्लस में क्या लिख देंगे, DE, और बराबर में ये लिखा है BQ बट्टे QC। कोई दिक्कत नहीं। अब करते हैं सरल से, AD ऊपर लिखा है, ये AD का रह गया, AD ये बट्टे, फिर देखिए BE प्लस DE करते हैं, क्या आता है, BE प्लस करते हैं ये DE। जैसे ही मैंने इन दोनों को जोड़ा, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा जोड़ा, ये पूरा बन गया क्या, DB। चलिए हमने बट्टे में लिख दिया ये DB, बराबर में क्या लिखा दोस्तों, BQ बट्टे QC, ये BQ बट्टे QC वैसे का वैसा ही हमने लिख दिया है। तो देखिए हमने क्या देखा कि भाई AD बट्टे DB बराबर BQ बट्टा QC, इसे लगाते हैं दोस्तों समीकरण नंबर 2। और हमने क्या देखा, समीकरण नंबर 1 में भी AD बट्टे DB, समीकरण नंबर 2 में भी AD बट्टे DB। तो ये सारा काम हमने इसीलिए किया दोस्तों ताकि ये अनुपात और ये अनुपात किसी तरह से समान हो जाए। अब ये नहीं सोचना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि समान करना है, तो ये श्योर है दोस्तों कि जब भी इस प्रकार से आपको कोई अनुपात बराबर, सॉरी यहाँ पे कोई रेखा और भुजा समांतर करनी हो, जिसमें से एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को काट रही है और एक त्रिभुज की खुद की भुजा है, उन्हें समांतर करने के लिए इस रेखा के द्वारा उन दो भुजाओं के जो टुकड़े हो रहे हैं उन टुकड़ों के अनुपात बराबर होने चाहिए। इसलिए हमने सारा काम किया। हम कर रहे हैं समीकरण 1 व 2 से, दोनों में हमने क्या देखा दोस्तों, हमने ये देखा AD बट्टे DB दोनों में, तो क्या लिखेंगे, ये इसके सामने वाला यानी AP बट्टे PC बराबर हो जाएगा BQ बट्टे QC। ये एक नया ही अनुपात बन गया जो समान है। यार दोस्तों देखिए, दो समान अनुपात में ये टुकड़े हो रहे हैं ना, तो कौन से, AP बट्टे PC कौन कर रहा है, P कर रहा है। वापस वहां देखिए BQ बट्टे QC कौन कर रहा है, Q कर रहा है। यानी यहां इधर जो टुकड़े हैं वो P बिंदु कर रहा है, उधर जो टुकड़े हैं वो Q बिंदु कर रहा है, और दोनों अनुपात क्या है, बराबर। तो टुकड़े करने वाली रेखा कौन सी हो गई, PQ। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, ध्यान रखिए दोस्तों यहां थेल्स प्रमेय का विलोम लगेगा, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, यानी थेल्स प्रमेय का उल्टा प्रमेय ये होता है कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटने वाली जो रेखा है, तो वो रेखा त्रिभुज की इस एक भुजा के, यानी जिसको वो नहीं काट रही है, उस भुजा के समांतर हो जाती है। तो काटने वाली रेखा कौन सी, ये हो गई PQ, समांतर हो जाएगी किस भुजा के, इस AB के। और यही हमें सिद्ध करना था, PQ समांतर AB, ये रहा PQ समांतर AB, यानी ये हो गया दोस्तों इति सिद्धम। तो दोस्तों इन प्रश्नों को करने के लिए आपको थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम तो याद होना ही चाहिए। प्रश्न संख्या 9 में ABCD एक समलंब चतुर्भुज है दोस्तों, ध्यान रखें, समलंब चतुर्भुज यानी वो चतुर्भुज जिस चतुर्भुज के अंदर सम्मुख भुजाओं का कोई एक युग्म समांतर हो जाए। मतलब यहां पे चार भुजाएं है ना, ये दोनों सम्मुख है, ये दोनों सम्मुख है, आमने सामने, सम्मुख आमने सामने होता है, और आमने सामने वाली भुजाओं में से कोई एक जोड़ा यानी जो दो भुजाएं ये होती है, ये समांतर है तो ये दोनों असमांतर होती है, और अगर ये दोनों समांतर है तो ये दोनों असमांतर होती है। यही अपना समलंब चतुर्भुज होता है दोस्तों, जिसकी AB समांतर DC है, यहां पे लिखा ना, ये इसकी भुजा AB, ये इसकी भुजा DC, ये दोनों समांतर है। मैंने बोला भी कि भाई इसमें केवल दो आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है और बाकी वाले दो असमांतर होती है, समांतर नहीं होती है। आगे लिखा है उसके विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो दर्शाइए कि AO बट्टे BU बराबर CO बट्टे DU। ये हमें सिद्ध करना है दोस्तों, करेंगे जरूर। सबसे पहले लिखते हैं कि प्रश्न में क्या क्या दिया गया है भाई, क्योंकि जो चीज दी गई है उसी की हेल्प लेके, उसी की मदद लेके हमें यह सब सिद्ध करना है दोस्तों। सबसे पहले दिया गया है, हमें दिया गया है दोस्तों एक समलंब चतुर्भुज, कौन सा, ABCD, समलंब चतुर्भुज ABCD में, और समलंब जो चतुर्भुज होता है उसकी आमने सामने की, हम ध्यान रखें दोस्तों कि भाई एक जोड़ा जो है भुजाओं का आमने सामने वाला वो समांतर होता है। चलिए फिर आगे लिखा है कि इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये भी प्रश्न में दिया गया है।
इसके विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। चलिए ये प्रतिच्छेद कर दिया, प्रतिच्छेद करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखते हैं कि सिद्ध क्या करना है। सिद्ध दोस्तों ये करना है कि जहां पे दोनों विकर्ण एक दूसरे को ओ पर काट रहे हैं ना, वहां विकर्णों के टुकड़े हो गए, सबके दो दो टुकड़े, इनके भी हो गए, दो इनके भी हो गए, उन्हीं टुकड़ों का अनुपात बराबर करना है। यानी ए ओ बट्टे बी ओ बराबर सी ओ बट्टे डी ओ, ये हमें सिद्ध करना है दोस्तों। चलिए जरूर सिद्ध करेंगे। कैसे करेंगे वो हम आपको तरीका बताते हैं। उससे पहले हम दोस्तों यहाँ पे एक आपको संकेत काम में लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा उसका कारण बता दे, क्योंकि ये तो हमें पता है कि ये प्रश्न वाला 11.2 का प्रश्न होने के कारण इसमें थेल्स पर में लगेगा। लेकिन दोस्तों यहां जो ये दोनों समांतर है लेकिन बीच में काटने वाली कोई रेखा नहीं, अगर वो संकेत में हम ले ले तो ये कर सकते हैं। क्योंकि इसी प्रकार का एक प्रश्न हम और भी कर चुके थे, समलम चतुर्भुज से संबंधित था, उसमें ये दोनों तो समांतर होती है, बीच में एक और रेखा थी जो समांतर थी, वो इसमें है नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, संकेत में ये लेंगे कि मन से एक रेखा लेंगे जो इनके क्या हो, समांतर। चलिए हमने एक रेखा ली कोई मन से अपने, और वो हमने ले ली ई एफ खींची, रेखा ई एफ खींची जो ओ से गुजरे। पहली चीज ओ से गुजरनी चाहिए। चलिए ओ से गुजरती है, हमने रेखा खींची जो ओ से गुजरती है, तथा ध्यान रखिए दोस्तों ओ से गुजरती है, ये पहली चीज, तथा ए बी व डी सी के समांतर है, ये भी ध्यान रखेंगे। क्या है, ए बी और डी सी के समांतर है। तथा एक और बात, क्या बात, कि भाई यहां से हमने एक रेखा खींची जो इन दोनों के क्या है, समांतर, ये दोनों भी आपस में समांतर है, और इनके ही समांतर हमने और रेखा खींच ली, और वही रेखा क्या करती है, ए डी और बी सी को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। तथा ए डी व बी सी को, ए डी व बी सी को ई व एफ पर काटती है। बस ये अपने मन से हमने एक रेखा ली जो गुजरेगी कहां से, वो गुजरेगी ओ से, वो यहां ई पर काटेगी, यहां एफ पर काटेगी, कोई दिक्कत नहीं हुई। हमने रेखा खींच ली है, अब इस रेखा को लेकर हम आराम से करेंगे ज्ञात, आराम से करेंगे सिद्ध। तो दोस्तों यहां पे हम देख सकते हैं कि भाई दोनों ही विकर्ण खींचे हुए हैं, और हमें पता है कि जो विकर्ण होता है वो एक त्रिभुज का निर्माण करता है कि नहीं करता है दोस्तों। तो ऐसा करेंगे, एक टाइम में हम इस विकर्ण को लेते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक विकर्ण इसको लेते हैं हम, इस विकर्ण को हमने ले लिया, और इस विकर्ण के इधर वाला त्रिभुज, ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमने इधर वाला त्रिभुज ले लिया। चलिए ये हमने ले लिया, तो अब ये त्रिभुज है कौन सा, दूसरे विकर्ण को नहीं देखना है, इस एसी विकर्ण को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, केवल विकर्ण हमने कौन सा लिया, बीडी विकर्ण। इस बीडी विकर्ण को लेकर इस तरफ का त्रिभुज, विकर्ण है ना, उसके इस तरफ ये त्रिभुज बना, इस पूरे त्रिभुज को लेते हैं सबसे पहले हमने। चलो हमने ले लिया त्रिभुज ए बी डी, ये त्रिभुज ए बी डी है ना। चलिए त्रिभुज ए बी डी में अंदर हमने क्या देखा कि सर इस ए बी डी त्रिभुज के अंदर इस विकर्ण को देखो ही मत, ये त्रिभुज बन गया, इसमें ये जो काटने वाली रेखा है इसको देखो, कौन है ये, ई एफ, और ये ई एफ क्या कर रही है, इसको ई पर काट रही है, इसको ओ पर काट रही है। देखिए दोनों को काट रही है, ई और ओ पर, ये दो भुजाओं काट रही है। तो हम लिखेंगे कि भाई इसमें ये जो ई एफ है वो समांतर है किसके, ए बी के, जो हमने संकेत में लिया था उसमें लिखा था कि वो ए बी और डी सी के समांतर है। चलिए ई एफ ले ली और वो ए बी के समांतर, डी सी क्यों नहीं लिया, क्योंकि डी सी इस विकर्ण से उस तरफ बच गया ना, उसे बाद में लेंगे, पहले हम इस तरफ वाले ले लें, ठीक है। तो ये जैसे ही लगेगा हमें पता है कि यहां क्या लग जाएगा दोस्तों, अपने थेल्सू भैया का थेल्स प्रमेय। अब थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि भाई ये रेखाओं, भुजाओं को काटने वाली जो रेखा है, अगर वो त्रिभुज की एक भुजा के समांतर है तो वो रेखा उन दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट देगी। तो डी ई बट्टे ई ए, चलिए ये कर दिया हमने, डी ई बट्टे ई ए, कोई दिक्कत नहीं आई, बराबर इस तरफ करते हैं, ये डी ओ और बट्टे में ये क्या है, बी ओ। चलिए ये रख दिया हमने, डी ओ बट्टे बी ओ, कोई दिक्कत नहीं आई। लगाते हैं समीकरण नंबर 1। फिर क्या करते हैं, अब इस विकर्ण को ना लेकर दूसरे विकर्ण को, ध्यान रखिएगा, पहले एक विकर्ण को लिया हमने, इस तरफ वाला त्रिभुज बनाया, अब विकर्ण लेते हैं दूसरा। ये नहीं करना है कि इसी को लेकर दूसरा त्रिभुज उस तरफ वाला ले लिया, अगर हम उस तरफ वाला लेंगे तो उससे दोस्तों फायदा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उस तरफ वाला त्रिभुज कब लेते हैं, एक विकर्ण लिया,
एक बार इस त्रिभुज लिया फिर उस त्रिभुज को लिया। ऐसा कब करना है? जब आपको ये अनुपात और ये अनुपात बराबर करना हो। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर करने के लिए बीच वाला क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ। लेकिन हमें इन दोनों को बराबर नहीं करना है। हमें तो इस विकर्ण के टुकड़े जो अनुपात बना वो और इस टुकड़ों का जो अनुपात बनेगा वो समान करना है ना। तो अब दूसरा विकर्ण लेंगे। चलिए विकर्ण ये लेंगे, लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, आपको ऐसा त्रिभुज लेना है कि इसमें से ही कोई चीज कॉमन होनी चाहिए उसमें। तो कैसे करेंगे? अब इस विकर्ण के कारण भी दो त्रिभुज, इस विकर्ण को लिया, एक इस तरफ बन गया और एक इस तरफ बन गया। तो हम इस तरफ वाला त्रिभुज लेंगे। क्यों? क्योंकि इस तरफ वाले त्रिभुज के अंदर ये भुजा आ रही है DE और EA, और ये रहा DE और EA। तो इसमें भी DE और EA होना चाहिए ताकि ये कॉमन बन सके। तो चलिए हम लेते हैं इस तरफ वाला त्रिभुज। कौन सा बना? ACD। हमने ले लिया त्रिभुज ACD में, और ACD त्रिभुज के अंदर हमने क्या देखा दोस्तों कि भाई ये ACD जो त्रिभुज है उसमें ये वही EF है जो इस त्रिभुज की दो भुजाओं को काट रही है। इसमें ध्यान रखें दोस्तों, अब इस विकर्ण की कोई जरूरत नहीं है, BD विकर्ण मत देखना, केवल AC विकर्ण को देखिए। इस तरफ वाला त्रिभुज और ये रेखा क्या कर रही है? इस त्रिभुज की दो भुजाओं को काट रही है। किस भुजा को? एक इस AD को और एक इस AC भुजा को काट रही है ना, यानी काट रही तो है, लेकिन ये EF जो है काटने वाली जो रेखा है वो इस त्रिभुज की इस DC भुजा के समांतर है, जो हमने संकेत में मान लिया था। तो ये जो EF थी ना वो AB के भी समांतर, DC के भी समांतर, दोनों के समांतर। समांतर होते ही क्या लग जाएगा दोस्तों? यहां लग जाएगा थेल्स प्रमेय। चलिए ये रख दिया हमने थेल्स प्रमेय, काटने वाले अनुपात बराबर हो जाएंगे। दोस्तों यहां ध्यान रखिएगा थोड़ा, यहां DE बट्टे क्या लिखा? EA। मतलब यहां जो ये काटने वाले का थी ना उसमें हमने अनुपात इस तरफ से शुरू किए थे, तो इसमें भी इस तरफ से ही शुरू करेंगे। तो DE बट्टे EA, चलिए कर देते हैं DE बट्टे EA। कहां शुरू किए? ऊपर की तरफ से। तो दूसरी जो भुजा है उसके जो टुकड़े वो भी हम ऐसा नहीं करेंगे कि इसे तो उस ऊपर से कर दिया, इसे नीचे शुरू कर देंगे, नहीं, इसको भी वापस ऊपर से शुरू करेंगे। तो CA बट्टे हो गया AO। तो ये हो गया देखो दोस्तों CO बट्टे AO, दोनों बराबर। समीकरण नंबर 2। सरल करने की जरूरत नहीं है। अब ये मत बोलना सर 8वें प्रश्न में सरल किया था आपने, यहां करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें भी DE बट्टा EA, इसमें भी DE बट्टा EA, दोनों में क्या है? कॉमन। और जैसे ही कोई चीज आपको कॉमन मिल जाए तो उन दोनों समीकरणों का यूज करो। यूज करने के बाद ये जो कॉमन है उनको छोड़ो, जो कॉमन नहीं उनको बराबर लिख दो। चलिए DO बट्टे BO और बराबर में क्या है दोस्तों? CO बट्टे AO। अब कुछ करना है तो करिए ताकि हम अनुपात सिद्ध हो जाए। यहाँ पे हम सिद्ध जो करना है ना उसमें सारी चीजें आ गई, लेकिन वो सही जगह पे नहीं है। कौन सी सही जगह पे नहीं वो देखिए। AO चाहिए, वहां DO है, कोई दिक्कत नहीं। बट्टे में BO चाहिए, BO है, मतलब BO अपनी जगह पे है। बराबर में CO अपनी जगह पे है, और यहाँ DO है, यहाँ AO है, मतलब ये DO और AO अपनी जगह पे नहीं है। तो यदि हम उनका तिरछा पक्षांतरण कर दें तो ये सही जगह पे हो जाएगा। और हमें पता है कि जब बट्टा के ऊपर वाली चीज का पक्षांतरण करते हैं वो हमेशा बट्टा के नीचे जाती है, और नीचे वाली संख्या का पक्षांतरण करते हैं तो वो हमेशा ऊपर जाती है। तो इन दोनों का हम स्थान परिवर्तन कर देंगे तो ये AO ऊपर आ जाएगा, बट्टा में BO है ही, CO ऊपर है ही, ये DO बट्टा में चला जाएगा। और दोस्तों यही तो हमें सिद्ध करना था। तो कुछ भी ना करें, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको संकेत के रूप में इन दोनों के समांतर एक रेखा लेनी है, और विकर्णों में से दोस्तों एक विकर्ण को लेके इस तरफ वाला त्रिभुज लिया तो दूसरे विकर्ण को लेकर भी आपको इसी तरफ वाला त्रिभुज लेना है ताकि आपको कोई कॉमन चीज मिल जाए। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया होता और आपने ऐसा कर दिया होता दोस्तों कि मैं तो इस विकर्ण को लेकर इस तरफ वाला ही त्रिभुज लूंगा, तो वापस इस विकर्ण को लेने के बाद भी हमें इस तरफ वाला त्रिभुज ही लेना है, क्योंकि जब तक आपको कोई कॉमन चीज नहीं मिलेगी वो अनुपात बराबर नहीं होंगे, और बराबर होने के बाद तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है दोस्तों। तो ये अपना 9 नंबर का प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। 10वें प्रश्न में दोस्तों यदि D और E, ये रहे देखो D और E क्रमशः AB और AC, ये रही AB, ये रही AC, AB और AC कौन है? त्रिभुज ABC की भुजाएं, यानी त्रिभुज ABC की भुजाओं पर ऐसे बिंदु स्थित है। ये D और E कैसे स्थित है कि DE यानी इन बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो रेखा BC भुजा के समांतर है। और जैसे दोस्तों ये दोनों समांतर है, ये भुजा और ये कौन? दो भुजाओं को काटने वाली रेखा। जब भी इसके समांतर हो माइंड में सीधा थेल्स प्रमेय आना चाहिए। चलिए आगे। तथा BD बराबर CE, ध्यान रखिए दोस्तों, ये BD ये टुकड़ा और ये CE ये दोनों क्या है? आपस में बराबर। ध्यान रखिए दोस्तों, किसी भी त्रिभुज की भुजा के ऐसे दो टुकड़े बराबर होने से
वो समद्विबाहु नहीं हो जाता। जब ये पूरी भुजाएं होगी बराबर आपस में, ये दोनों पूरी भुजाएं बराबर होगी तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं बोलना है कि सर ये तो पहले से समद्विबाहु है सर, ये रहा बराबर, ये रहा बराबर। पूरी भुजा से पूरी भुजा बराबर हो तब वो समद्विबाहु होता है, और यही हमें इसमें दोस्तों सिद्ध करना है। चलिए शुरू करते हैं कि भाई सबसे पहले प्रश्न में क्या क्या दिया गया है वो चीज हम पहले लिखेंगे दोस्तों। तो हमें दिया गया क्या है, हमें यहां पे दिया गया, उसको सही क्रम में लिखते हैं। हम लिखते हैं कि भाई जो त्रिभुज अपना ABC है, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB व AC पर क्रमशः D व E इस प्रकार स्थित है। अब वो किस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि वो जो DE बन रही है, यानी काटने वाली जो बिंदु है, काटने वाले उन जो मिलने वाली जो रेखा है, वो रेखा इस BC के तो है समांतर, और इसके कारण जो टुकड़े हुए ना उसमें नीचे वाले जो टुकड़े हैं, यानी कौन कौन से, ये BD और ये CE, ये दोनों दोस्तों क्या है बराबर, ये प्रश्न में दिया गया है। हम लिखते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है, और दोस्तों हमें सिद्ध करना है कि ये जो त्रिभुज ABC है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यही बात हमें सिद्ध करनी है ना कि भाई ये समद्विबाहु है या नहीं। कोई भी त्रिभुज कब होता है दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज, जब उसकी दो भुजाएं बराबर हो जाती है। तो लिखते हैं इसमें कि भाई सबसे पहले त्रिभुज ABC जो है उसके अंदर ये DE समांतर है किसके, BC के। त्रिभुज की दो भुजाओं को काटने वाली जो ये रेखा है वो एक भुजा के समांतर है, और हम प्रयोग करेंगे दोस्तों थेल्स प्रमेय का। अतः थेल्स प्रमेय से, और जैसे ही ये थेल्स प्रमेय लगेगा दोस्तों क्या होगा, ये जो रेखा है जिन जिन भुजाओं को काट रही है उसके इस तरफ वाले अनुपात और इस तरफ वाला अनुपात बराबर हो जाएगा। चलिए हम लिखते हैं AD ये बट्टे, या AD बट्टे क्या है DB, लेकिन दोस्तों DB का नाम प्रश्न में BD लिखा है ना, इसलिए हम इसको DB ना लिख के BD लिख देते हैं। चलिए ये लिख दिया BD बराबर, या AE, ये AE लिख दिया, और बट्टे में ये जो EC है उसका नाम है CE लिखा है, इसलिए हम इसको भी CE लिख देते हैं। ये तो हमने थेल्स प्रमेय लगाया और ये अनुपात क्या हो गया बराबर। लेकिन अब हम वापस दिया गया में आते हैं, BD बराबर CE, यानी BD और CE दोनों क्या है बराबर, और जब दोनों ही बराबर है तो एक ही जगह पे या एक ही समीकरण के अंदर दोनों का एक नाम लिख सकते हैं। दोस्तों जब भी ऐसा हो कि आपको लगे कि ये दोनों बराबर है तो उनमें से जिसकी जरूरत हो वो नाम लिख दें, और अगर आपको लगे दोनों में से कोई भी ठीक ही रहेगा तो दोनों में से आप जिसको चाहो वो नाम दे सकते हो। तो हमने देखा ये AD ये बट्टा में BD बराबर में AE बट्टा में BD। हमने क्या किया दोस्तों, ये दोनों समान थे ना प्रश्न के अंदर, तो हमने इन दोनों को नाम दे दिया क्या, BD इसके बट्टा में BD इसके बट्टा में BD। जब समीकरण में दोनों तरफ भिन्न हो और इसका हर और इसका हर समान हो तो हर से हर कट जाएगा। बराबर में ध्यान रखें, जब इस तरफ और इस तरफ दोनों के हर समान है हर से हर काट दो, अगर दोनों के अंश समान है तो अंश से अंश काट दो। या दोस्तों A से A मत काट देना, क्योंकि AD ये पूरी भुजा है, AE भी पूरी भुजा है, पूरी भुजा से पूरी भुजा अगर समान होती तो काट दे, बिंदुओं को नहीं काटना है। तो क्या आ गया, AD बराबर AE, इसको लगाते हैं समीकरण नंबर 1, क्योंकि अभी तक हमने कोई समीकरण का नंबर नहीं दिया, इसे लिखते हैं समीकरण नंबर 1। तो ये क्या बताता है कि ये AD और ये AE ये टुकड़े भी कैसे बराबर। अब सोचिए ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर है, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा प्रश्न के अंदर बराबर है ही, वही लिख देते हैं यहाँ पे वापस कि BD बराबर CE ये प्रश्न में दिया गया है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, ध्यान रखें दोस्तों, अगर मैं इन दोनों का हम योग कर देते हैं और अगर मैं इसमें इसको भी अगर नंबर दे दे समीकरण नंबर 2, अब हमने लिखा ना वापस दिया गया है उसको वापस लिखा, समीकरण नंबर 2 लगा दिया। अब हम क्या देखते हैं, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें यानी समान टुकड़ों को, यानी इसमें से एक टुकड़ा लिया, ये दोनों समान है ना, इसमें से एक, ये दोनों समान है, इसमें से ये एक, दोनों को जोड़ दिया, उस तरफ भी इन दोनों में से एक को लिया, इन दोनों में से भी एक को लिया और जोड़ दिया, यानी समीकरण नंबर 1 व 2 से दोनों को जोड़ते हैं, आगे वाले में आगे वाला जुड़ा, यानी AD प्लस हो गया दोस्तों BD। उस तरफ देखा
ए ई प्लस हो गया सी ई। अब योग करते हैं, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखें, जब हम ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, बराबर के आगे वाले और बराबर के पीछे वाले जोड़ दें तो वो आगे भी बराबर ही रहेंगे। ए डी प्लस बी डी कर दो, ए डी प्लस बी डी, इन दोनों को जोड़ा, क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया ए बी। और ये देखिए ए ई प्लस ई सी या सी ई किया, ये क्या बन गया दोस्तों, ए सी, ये लिख दिया हमने ए सी। ए बी बराबर ए सी, ये इसकी भुजा ए बी और ये ए सी दोनों बराबर हो गए। और जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो जाती है वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। मतलब लिखेंगे कि अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। हो गया दोस्तों, तो हमें यही तो सिद्ध करना था कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। तो हमने देखा कि अंत में इसकी दोनों भुजाएं बराबर हो गई और इसीलिए ये दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज हो चुका है। दोस्तों हमारी जो वीडियो है वो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यानी इस तरह से हमारी प्रश्नमाला 11.2 है दोस्तों वो कंप्लीट हो चुकी है, अपनी 11.2 कंप्लीट हो गई है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दे दोस्तों। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।